नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं डॉक्टर देवेंद्र आज आपके मध्य एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस 50 प्रश्नों की इस श्रृंखला में श्री निवास रथ द्वारा रचित तदेव गगनम शैव धरा इस काव्य संग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न आज आपके मध्य हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पूर्व एक आपसे निवेदन है कि अब तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाला नया वीडियो शीघ्र ही आप तक पहुंचे। तो चलिए देर न करते हुए बिना किसी भूमिका के शुरू करते हैं अपनी ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें पहला प्रश्न है, कवि श्री निवास रथ का जन्म कब हुआ? कवि श्री निवास रथ का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1 नवंबर 1933 कार्तिक पूर्णिमा को, यानी कि 1 नवंबर 1933 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री निवास रथ जी का जन्म हुआ। आगे प्रश्न है, कवि श्री निवास रथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पुण्य भूमि पुरी उड़ीसा में, यानी कि पुरी में जो कि उड़ीसा प्रदेश में है, वहाँ श्री निवास रथ जी का जन्म हुआ। आगे प्रश्न है, श्री निवास रथ के पिता का क्या नाम था? श्रीनिवास के पिताजी का क्या नाम था? तो इसमें उत्तर होगा पंडित जगन्नाथ शास्त्री। आगे प्रश्न है, इसके बाद जो प्रश्न है वो प्रश्न इस प्रकार है, कवि श्रीनिवास रथ ने किस विद्यालय की स्थापना की? यानी कि श्रीनिवास रथ जी ने किस विद्यालय की स्थापना की? तो इसका उत्तर है सनातन ब्रह्म विद्यालय की। आगे प्रश्न है, कवि श्री निवास रथ ने इंटरमीडिएट की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? जो 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की वो कहाँ से? तो इसका उत्तर है SD कॉलेज सहारनपुर से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे प्रश्न है, श्री निवास रथ ने स्नातक की परीक्षा कहाँ से प्राप्त की? अर्थात उन्होंने BA ग्रेजुएशन की परीक्षा कहाँ से की? तो इसका उत्तर होगा विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर से, यानी कि ग्वालियर से इन्होंने इस परीक्षा को पास किया। आगे प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, श्री निवास रथ ने स्नातकोत्तर यानी कि MA साहित्याचार्य की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की? तो इसका उत्तर होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, यानी कि BHU से इन्होंने स्नातकोत्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की। मित्रों, आगे प्रश्न है, श्री निवास रथ किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व अध्यक्ष रहे? अर्थात इन्होंने अध्यापन कार्य कहाँ किया? तो इसका उत्तर होगा विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से, यानी कि विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन से उज्जैन के ये प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। आगे प्रश्न है, श्री निवास रथ की मृत्यु कब हुई? अर्थात इनका देहावसान कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा 13 जून 2014 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई। आगे प्रश्न है, श्री निवास रथ की प्रथम रचना कौन सी है? इन्होंने पहली रचना कौन सी लिखी? तो पहली रचना है तदेव गगनम शैव धरा, ये काव्य संग्रह सबसे पहले इन्होंने लिखा। आगे प्रश्न है, श्री निवास रथ को तदेव गगनम शैव धरा काव्य संग्रह के लिए 1919 में कौन सा पुरस्कार मिला? जो पहली रचना है इनकी तदेव गगनम शैव धरा, इसके लिए 1999 में एक पुरस्कार मिला था। वो कौन सा पुरस्कार था? तो इसका उत्तर होगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको मिला था। आगे प्रश्न है, आगे प्रश्न होगा
श्रीनिवास रथ को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है वो कौन सा पुरस्कार इनको दिया गया? तो इसका उत्तर है विश्व भारती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। आगे है तदेव गगनम शैव धरा किस विधा की रचना है? तो इसका उत्तर होगा गीत काव्य। ये गीत काव्य है। आगे प्रश्न है श्रीनिवास की उपाधि का क्या नाम था? अर्थात इनको किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो उपाधि इनकी रथ, यानी कि श्रीनिवास उनका नाम था, रथ उपाधि से इनको विभूषित किया गया तो इनका नाम हो गया श्रीनिवास रथ। ठीक है। आगे प्रश्न है श्रीनिवास रथ का आधुनिक कविता और कविता की आधुनिकता पर कौन सा लेख प्रकाशित है? तो कौन सा लेख प्रकाशित है? उत्तर होगा नवोन्मेषः। अर्थात नवोन्मेषः यह जो लेख है वह आधुनिक कविता और कविता की आधुनिकता पर यह लेख प्रकाशित हुआ। आगे प्रश्न है तदेव गगनम शैव धरा कविता संग्रह कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? ये कब प्रकाशित हुआ? जो पहली रचना थी उनकी, तो उसका उत्तर होगा 1995 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। यानी कि 1995 में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने इसे प्रकाशित किया। आगे प्रश्न श्रीनिवास रथ जी को मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल द्वारा उर्भंगम के अनुवाद के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इसका उत्तर में होगा 1985 यानी कि 1985 में राजशेखर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। आगे प्रश्न तदेव गगनम शैव धरा का क्या अर्थ है? इसका उत्तर क्या है? इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वही आकाश वही धरती, वही आकाश वही धरती, तदैव गगनम शैव धरा। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है तदैव गगनम शैव धरा के अनुसार जीवन की गति कैसी होती है? तो जीवन की गति कैसी होती है? इसके उत्तर में है नित नई बदलती हुई। अर्थात हमेशा नई नई बदलती हुई जीवन की गति होती है। आगे प्रश्न तदैव गगनम शैव धरा के अनुसार पाप पुण्य का भार किस पर होता है? पाप पुण्य का भार किस पर होता है? तो इसका उत्तर है धरा पर, यानी कि पृथ्वी पर पाप और पुण्य का भार होता है इस कविता के अनुसार। आगे प्रश्न है तदैव गगनम शैव धरा के अनुसार किस कारण से सिर चकराने लगता है? मतलब ऐसा कौन सा कारण से सिर चकराने लगता है? तो उसका उत्तर है समूची परंपरा विफल लगने से। अगर परंपराएं विफल लगती हैं कि परंपराएं विफल हो रही हैं, सफल नहीं हो रही हैं, तो सिर चकराने लगता है इस कविता के अनुसार। आगे प्रश्न है तदैव गगनम शैव धरा के अनुसार गीता के वचनों की तुलना किससे की गई है? जो गीता के वचन है उसकी तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है अमृत की बूंद से, यानी कि अमृत की बूंद से, अमृत की बूंद के समान गीता के वचनों को बताया गया है तदैव गगनम शैव धरा इस कविता में। आगे प्रश्न है इसी कविता के माध्यम से, क्या प्रश्न है तदैव गगनम शैव धरा के अनुसार भारतीय संस्कृति किसमें सक्षम है? अर्थात जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो किसमें सक्षम है? तो इसमें उत्तर है नवयुग के संस्कार अलंकृत करने में। यानी कि अगर कोई भी इस युग में संस्कारों से अलंकृत कर सकती है तो वो है केवल भारतीय संस्कृति। आगे प्रश्न है तदैव गगनम शैव धरा किसकी रचना है? तदैव गगनम शैव धरा किसकी रचना है? तो इसका उत्तर होगा श्रीनिवास रथ की।
ये श्रीनिवास रथ की रचना है। आगे प्रश्न है, तदैव गगनम शैव धरा कविता संग्रह में कुल कितनी कविताएं हैं? इसमें कितनी कविताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा 162, 162 कविताएं हैं। आगे प्रश्न है, श्रीनिवास रथ ने किस प्रदेश की प्रशंसा की है? ऐसा कोई प्रदेश है भारत का जिसकी बहुत प्रशंसा की है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश की। आगे प्रश्न है, चंबल नदी किस प्रदेश में है? देखिए, ये जो प्रश्न है ना, वो सारे प्रश्न आपके इस तदैव गगनम शैव धरा में जो कविताएं हैं और जो हमारे पाठ्यक्रम में हैं, BA 6 सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में, उन्हीं में से केवल हम लोग इनके प्रश्नों को ले रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो आगे प्रश्न था, चंबल नदी किस प्रदेश में है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। आगे प्रश्न, नर्मदा नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? नर्मदा नदी किस क्षेत्र से होकर बहती है? तो इसका उत्तर होगा विंध्याचल की मेखला से होकर, यानी कि विंध्याचल की मेखला से होकर के नर्मदा नदी बहती है। आगे प्रश्न है, नर्मदा नदी किसे पावन करती है? नर्मदा नदी किसे पावन करती है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय लोक जीवन को, भारतीय लोक जीवन को नर्मदा नदी पावन करती है। आगे प्रश्न है, सांची किसके इतिहास को दर्शाता है? सांची किसके इतिहास को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के इतिहास को, क्योंकि मध्य प्रदेश की इन्होंने प्रशंसा की है, तो उसी के जो कला संस्कृति इत्यादि हैं सब उसी प्रदेश के बारे में है। आगे प्रश्न है, अपने साथ आने वाले सभी परिवर्तनों को कौन एकत्रित कर लेती है? जो भी परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को कौन एकत्रित कर लेती है? तो इसका उत्तर होगा परंपराएं। जो परंपराएं हैं वह सभी परिवर्तनों को एकत्रित कर लेती हैं। आगे प्रश्न है, परंपरा कविता के अनुसार नवजीवन के बाद क्या आता है? एक परंपरा कविता है इनकी, रथ जी की, तो उसमें प्रश्न है, बनता है कि परंपरा कविता के अनुसार नवजीवन के बाद क्या आता है? नवजीवन के बाद निरंतर सुख और दुख आते हैं। आगे प्रश्न है, परंपरा कविता के अनुसार चंद्रमा के होने पर क्या होता है? परंपरा कविता के अनुसार चंद्रमा के होने पर क्या होता है? इसका उत्तर होगा व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण होता है। व्यक्ति का मनोरथ पूर्ण होता है। ठीक है। आगे प्रश्न है, एक कविता है भारत भूतये। तो प्रश्न है, भारत भूतये के अनुसार सभी के सम्मोहन का क्या कारण है? यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं, नेता हैं, लोग हैं, इनके सम्मोहन का कारण क्या है? ये क्यों मोहित होते रहते हैं, क्यों सम्मोहित होते हैं? तो लिखा है, सिंहासन सभी के सम्मोहन का कारण है, यानी कि सत्ता सभी के, यानी कि सिंहासन सभी के सम्मोहन का कारण है। ठीक है। आगे प्रश्न, भारत भूतये के अनुसार लोक सेवा का बाधक कौन है? अगर कोई लोक सेवा करना चाहता है, अगर कोई लोक सेवा की इच्छा करने की इच्छा रखता है, तो इसका सबसे बड़ा बाधक कौन है? तो इसका उत्तर होगा रिश्तों का बंधन। ये बंधन जो है, वही बंधन सबसे अधिक बाधक है लोक सेवा करने का। ठीक है। आगे प्रश्न है, श्रीनिवास रथ ने राम का कीर्तन कहाँ करने का वर्णन किया है? उन्होंने कहा कि राम का कीर्तन कहाँ कर, अपनी कविताओं में कहाँ का वर्णन किया है? राम का कीर्तन करने के लिए किस प्लेस का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर है चित्रकूट के तट पर, यानी कि चित्रकूट के तट पर राम का कीर्तन होने का वर्णन है। आगे प्रश्न है, महाकाल की पूजा में किस शहर का वर्णन है? जो महाकाल की पूजा की जाती है उसमें किस शहर का वर्णन है? तो इसका उत्तर होगा उज्जैनी का। किसका? उज्जैनी का। नेक्स्ट प्रश्न, देवलोक के समान सुंदर किस नगर को बताया है? देवलोक के समान सुंदर किस नगर को बताया है? तो इसका उत्तर होगा उज्जैनी को। ठीक है। आगे प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा किला, ध्यान से सुनिए,
मध्य प्रदेश का कौन सा किला अपनी हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? ऐसा वो कौन सा किला है जो अपनी हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा भैरवगढ़ का किला। यानी कि भैरवगढ़ का जो किला है वो अपनी हस्तशिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। आगे प्रश्न है, राजा उदयन और वासवदत्ता, राजा उदयन और वासवदत्ता के नाम का वर्णन श्रीनिवास जी ने किस कविता में किया है? वासवदत्ता और उदयन का वर्णन श्रीनिवास ने किस कविता में किया है? तो इसका उत्तर होगा उज्जैनी जयते। उज्जैनी जयते एक कविता संग्रह मतलब कविता है, और इसमें इस कविता में राजा उदयन और वासवदत्ता का नाम का वर्णन है। ठीक है ना। आगे प्रश्न है, नवयुग का निर्माण करने में कौन संस्कृति सक्षम है? नवयुग का निर्माण करने में कौन संस्कृति सक्षम है? तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति नवयुग का निर्माण करने में सक्षम है। इसी तरह का प्रश्न एक पहले भी आया है, तो लगभग इसका दोनों प्रश्न का मतलब एक ही है। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। तदैव गगनम सैव धरा के अनुसार मनुष्य को फल किसके अनुसार मिलता है? अर्थात मनुष्य को जो पाप या पुण्य का जो फल मिलता है वो किसके अनुसार मिलता है? तो इसका उत्तर होगा कर्म के अनुसार। किसके अनुसार? कर्म के अनुसार। ठीक है। आगे प्रश्न है, तदैव गगनम सैव धरा के अनुसार ये जनता कैसी है? जो आम जनता है वो किस प्रकार इस कविता में कैसी जनता का वर्णन किया है? तो इसका उत्तर होगा सुख शांति से विहीन। यानी कि ऐसी जनता है जिसके पास सुख शांति नहीं है, सुख शांति से रहित जनता का इसमें वर्णन किया गया है, ऐसी जनता है। आगे प्रश्न है, तदैव गगनम सैव धरा के अनुसार राजनेता लोग क्या करते हैं? बताइए, ये जो राजनेता लोग हैं वो क्या करते हैं? इसका उत्तर होगा केवल और केवल स्वयं का कल्याण करते हैं। ये राजनेता समाज का, प्रजा का या आम जनता का भला नहीं, केवल अपना कल्याण करते हैं इस कविता के अनुसार। आगे प्रश्न है, तदैव गगनम सैव धरा के अनुसार मदिरा को किससे बढ़कर बताया है? मदिरा को, शराब को किससे बढ़कर बताया है? तो इसका उत्तर है तुलसी दल और गंगा जल से। यानी कि तुलसी दल और गंगा जल मदिरा के सामने कुछ भी नहीं है। इस कविता में तुलसी दल और गंगा जल से बढ़कर मदिरा को बताया गया है। ठीक है। आगे प्रश्न है, तदैव गगनम शैव धरा के ही अनुसार मदिरा को कैसा बताया गया है? ये मदिरा कैसी होती है? तो इसका आंसर क्या दिया है? देखिए, ये मदिरा मन भावन और रसीली होती है। कितनी क्वालिटी बताई इसकी? ये मदिरा मन भावन और रसीली होती है। आगे प्रश्न है, श्रीनिवास रथ के अनुसार भारतवर्ष का हृदय किसे कहा गया है? भारतवर्ष का हृदय किस प्रदेश को कहा जाता है श्रीनिवास रथ के अनुसार? तो इसका उत्तर दिया उन्होंने मध्य प्रदेश को। यानी कि मध्य प्रदेश को भारतवर्ष का हृदय कहा गया है। ठीक है। आगे प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है? जो खजुराहो में बहुत सारी अच्छी सुंदर सुंदर चित्रकारी हो रही है, बहुत सारी हमारी संस्कृति का उसमें वर्णन है, संस्कृति के दर्शन होते हैं, कला के दर्शन होते हैं। और वो मंदिर खजुराहो का कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे प्रश्न है, श्रीनिवास रथ को महामहोपाध्याय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? इनको एक उपाधि और मिली, महामहोपाध्याय। वो कब मिली थी? तो इसका उत्तर है 2006 ईस्वी में, यानी कि 2006 ईस्वी में श्रीनिवास रथ जी को महामहोपाध्याय की उपाधि प्राप्त हुई। आज का लास्ट प्रश्न है,
सेकंड लास्ट का ये, चूँकि 50 के ज़्यादा हमने 51 प्रश्न हैं इसमें, तो 50वां प्रश्न है, श्रीनिवास रथ को महामहोपाध्याय की उपाधि किसने प्रदान की? किसने प्रदान की ये उपाधि? 2006 में तो हुई थी, पर इसको दिया किसने था? तो इसका उत्तर होगा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली द्वारा इस उपाधि को प्रदान किया गया था। यानी कि श्री निवास रथ को यह उपाधि राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने इसको प्रदान किया। एक छोटा सा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, तानसेन कौन थे? मतलब नर्तक थे, गायक थे या कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, सबको पता है, जैसा कि मैं उम्मीद करता हूँ सबको पता होगा, तो इसका उत्तर है वो गायक थे, सिंगर थे यानी कि। ठीक है, तो मित्रों इस तरह से हमारे ये 50 के अलावा 51 प्रश्न पूर्ण हुए हैं। 50 हमने श्रृंखला का नाम जरूर दिया है, पर इसमें एक प्रश्न ज़्यादा है, 51 प्रश्न हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारे BA षष्ठ सेमेस्टर के छात्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।